Hello friends, I am Sanjana Purohit on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss the data communication and computer network for upcoming basic computer vacancy. As you all are preparing of this examination, I am not going to teach you the subject. I am only giving you the directions for the subject preparation. So, let's start with the video. आज जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें उसके कंटेंट हैं डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टोपोलॉजी एंड देयर टाइप्स, एंड लास्ट इज OSI मॉडल. फर्स्ट पॉइंट इज डेटा कम्युनिकेशन. यानी डेटा कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है? Data communication in simple terms refer to exchange of data between a source and a receiver via form of transmission media such as wire cable. Data communication का मतलब ये होता है कि डेटा का एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना किसी सोर्स कंप्यूटर से या किसी सोर्स एक सिस्टम से किसी अनदर सिस्टम पे. कोई एक सिस्टम सोर्स की तरह वर्क करेगा और कोई दूसरा सिस्टम यहाँ पर एज अ रिसीवर की तरह. सोर्स से जहाँ इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी और रिसीवर जहाँ पर डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा. अब इस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर हम ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ में लेते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है आपका कोई भी वायर या केबल. The device that transmits the data is known as source and the device that receives the transmitted data is known as the receiver. वो डिवाइस जहाँ से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है या इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है उसे सोर्स कहा जाता है, और वो डिवाइस जहाँ पर ट्रांसमिटेड डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है उसे रिसीवर कहा जाता है. Data communication aims at the transfer of data and maintenance of data during the process. Data communication का मेन एम या मेन गोल ये होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना और ट्रांसमिशन के टाइम पर जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको ईजीली मेंटेन करना. बट नॉट द एक्चुअल जनरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एट द सोर्स एंड एट द रिसीवर. किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो डिवाइस सोर्स हो या वो डिवाइस रिसीवर हो, उस पर इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का वर्क नहीं होता है. इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने का काम होता है और साथ में जो ट्रांसमिशन प्रोसेस हो रही है उस पर प्रॉपर कंट्रोलिंग करने का काम होता है. एक डायग्राम आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा. दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. अब इसमें डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर गिवन है, जैसे सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल और मैसेज. नेक्स्ट हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. एज यू कैन सी from the previous diagram, there are 5 components of data communication system. Previous diagram से आपको ये explain हो जाएगा कि data communication system के 5 components होते हैं. पहला है message. It is the information or data to be communicated. It can consist of text, numbers, pictures, sound or video or any combination of these. पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है मैसेज. मैसेज को हम बोल सकते हैं वो इंफॉर्मेशन या वो प्रोसेस्ड डेटा जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन एक्चुअल में कर सकते हैं. मैसेज हमारा कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, कोई पिक्चर, साउंड फाइल, वीडियो फाइल, कुछ भी हो सकता है. या इनमें से जो भी ये पॉइंट हमने देखे हैं, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस, इनमें से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. नेक्स्ट इज सेंडर.
It is the device/computer that generates and sends that message. ये वो डिवाइस या वो कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ से हम एक्चुअल में किसी मैसेज या इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या फिर जनरेट भी कर सकते हैं. थर्ड इज रिसीवर. इट इज द डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव्स द मैसेज. The location of receiver computer is generally different from the sender computer. रिसीवर वो डिवाइस या वो कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पर एक्चुअल में उस इंफॉर्मेशन और मैसेज को रिसीव किया जाता है. ऑब्वियसली रिसीवर कंप्यूटर की जो लोकेशन होती है वो सेंडर कंप्यूटर के कंपैरिजन में अलग होती है. डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन बिटवीन. अब सेंडर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम यहाँ पर जब आगे नेटवर्क से रिलेटेड यानी कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स डिस्कस करेंगे उसमें हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में किस टाइप से डिस्टेंस हो सकती है. तो ये हम नेटवर्क के थ्रू और कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट component is medium. It is a channel or physical path through which the message is carried from the sender to the receiver. इसको हम एक कम्युनिकेशन चैनल या एक पाथवे की तरह देख सकते हैं जिससे हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि मैसेज किस तरीके से सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस पर प्रॉपरली सेंड हो रहा है. Medium can be wired like twisted pair wire, coaxial cable, fiber optic cable, etc. or wireless like laser waves, radio waves and microwaves. ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये वायर्ड यानी विथ केबल हो सकता है जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल, और वायरलेस भी हो सकता है लेज़र वेव्स, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जिनमें वायरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. विदाउट वायर भी हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं या कैरिड कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज प्रोटोकॉल. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस. Both sender and receiver follow the same protocols to communicate with each other. और लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल आपको ये बताता है कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन तो स्टैब्लिश कर सकते हैं बट कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ वैलिडेशंस को ध्यान में रखकर. और जिन भी डिवाइसेस के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है, जो भी सेंडर और रिसीवर डिवाइस है, दोनों ही डिवाइसेस को कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स. A node can be computer, printer or any other device that capable of sending or receiving the data. देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग ये है कि मल्टीपल डिवाइसेस जो आपके पास हैं उनमें आप किस तरीके से लिंक या कनेक्टिविटी एडजस्ट कर सकते हैं. सेट ऑफ डिवाइसेस आपके पास होंगे जो किसी न किसी लिंक या ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. अब वो डिवाइस आपकी कोई कंप्यूटर डिवाइस हो सकती है, कोई प्रिंटर डिवाइस हो सकती है या कोई दूसरी डिवाइस भी हो सकती है, बट वो डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेटा सेंड भी आप कर सकें या आप रिसीव कर सकें. द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स दैट आर नोन एज द कम्युनिकेशन चैनल्स. ये जो लिंक्स हैं जिनके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको हम कम्युनिकेशन चैनल्स बोल सकते हैं या फिर ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस हमने डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम वाले कंपोनेंट्स में डिस्कस किया था.
नेक्स्ट अब वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब फर्स्ट टाइप यहाँ पर गिवन है लैन, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क is a group of computers connected to the each other in small areas such as building and office. लोकल एरिया नेटवर्क में उन कंप्यूटर्स का ग्रुप आपस में कनेक्टेड होता है, मतलब कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसका जो एरिया होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर आपने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया, या एक ऑफिस के अंदर कुछ कंप्यूटर्स को आपने आपस में कनेक्ट कर लिया। अब वो जो कनेक्शन है वो उसी बिल्डिंग और ऑफिस तक ही रहता है, बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। LAN is used for connecting two or more personal computers through communication medium. इस नेटवर्क को यूज में लेकर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को भी कम्युनिकेशन मीडियम, यानी अगर हमारे पास अपना कोई पर्सनल कंप्यूटर है तो उसको भी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज में लेकर लैन नेटवर्क के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम कौन से कम्युनिकेशन मीडियम को यूज में लेते हैं? एक तो है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है कोएक्सियल केबल। इन दोनों को हम एज अ ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडियम की तरह यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ट विद द इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स, नेटवर्क अडेप्टर्स एंड ईथरनेट केबल्स। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ पर बात करते हैं तो ये अदर नेटवर्क्स के कंपैरिजन में लेस कॉस्टली होता है, और इसमें जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस की आपको नीड है, या इसमें जो भी हम नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ में लेते हैं जैसे हब्स हैं, नेटवर्क अडेप्टर्स हैं, तो इनको यूज़ में लेने पर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। मतलब ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। Data is transferred at an extremely faster rate in the local area network. Data कोई भी डिवाइसेस जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होती है तो उसमें डेटा को हम जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स दी हायर सिक्योरिटी। लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स, क्योंकि इसकी जो रेंज है, इसका जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। इसलिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़्यादा फीजेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम ऐसा नेटवर्क बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए होता है, जो अपने जिनके जो पर्सनल गैजेट्स होते हैं, और इसका जो रेंज और एरिया होता है वो 10 मीटर्स तक में होता है। यानी 10 मीटर के रेंज में अगर आपका कोई डिवाइस या पर्सनल गैजेट है तो आप उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हो। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में मोस्टली हम उन डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं जो हम पर्सनल यूज़ के लिए होती है, इसीलिए इसको यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ 30 feet. पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर हम कौन कौन सी कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज़ में ले सकते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हेडफोन्स, हमारे वायरलेस प्रिंटर्स, वायरलेस माउस और वायर्ड माउस, मीडिया प्लेयर, सम प्ले स्टेशंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज मैन।
मैन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स a larger geographical area by interconnecting a different land to form a larger network. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जो नेटवर्क हमारा बनता है वो लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया या ज़्यादा स्पेसेस को कवर करता है। बेसिकली जो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हैं ये अलग अलग सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ में आता है। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ मैन टू कनेक्ट टू दी सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को ही यूज़ में लेती हैं, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ और उनकी जो कंपनीज़ है वो अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में होती हैं। तो इन नेटवर्क्स के थ्रू वो अपने ब्रांचेस और अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इन मैन वेरियस लाइन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में अलग अलग लाइन्स आप यूज़ में ले सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए, जिससे जो लैन में हमारे पास लिमिटेशन थी उसको आप इनलार्ज कर सकते हैं, और इसमें हम टेलीफोन एक्सचेंज की लाइंस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल्स इन मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC2, ADSL एट्सेट्रा। ये कुछ प्रोटोकॉल्स के नेम हैं यहाँ पर जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। इट हैज़ हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क। जो प्रीवियस नेटवर्क हमने डिस्कस किया था फर्स्ट नेटवर्क, उसके कंपैरिजन में इसका जो रेंज है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो ज़्यादा होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मीनिंग होता है वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network is a network that extends over a larger geographical area such as states and countries. तो मेट्रोपॉलिटन तो क्या करता है कि जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं उनको वहाँ पे अलग अलग जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का वर्क करता है, और वाइड एरिया नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें जो भी कंप्यूटर सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है उनको आपस में कनेक्ट करने का वर्क करता है। तो बेसिकली जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसके लिए हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से ये कनेक्ट करवा सकता है। A wide area network is quite bigger network as compared to LAN. किसी भी LAN के कंपैरिजन में इसका जो नेटवर्क एरिया है वो ज़्यादा बिग होता है। Wide area network is not limited to a single location. It spans over a large geographical area through the telephone line, fiber optic cable और satellite links. जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क में ये कोई सिंगल लोकेशन के लिए लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसमें जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। तो इसमें हम जो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसमें टेलीफोन लाइंस को यूज़ में ले सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज़ में ले सकते हैं, और या फिर सैटेलाइट लिंक्स भी हम यूज़ में ले सकते हैं। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। जो इंटरनेट के थ्रू हम सर्फिंग करते हैं या चैटिंग करते हैं या एक कंप्यूटर सिस्टम से ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो इंटरनेट एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। वाइड एरिया नेटवर्क को वाइडली कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में,
एजुकेशनल सेक्टर्स में और गवर्नमेंट एजेंसीज में भी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर टोपोलॉजी। पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क of how all the components are interconnected to each other। तो बेसिकली टोपोलॉजी से हमें एक्चुअल में ये पता चलता है, नेटवर्किंग से तो हमें ये पता चलता है कि जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्क, उससे हमें ये पता चलता है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी कम्युनिकेशन चैनल्स या थ्रू दी लिंक्स। बट उन सारे कंपोनेंट्स को या जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं हम उनको आपस में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल में उनका रिप्रेजेंटेशन या उनका फॉर्मेट कैसा होता है, वो हमें पता चलता है टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब आप डिवाइसेस को कनेक्ट तो कर सकते हो बट उसका फॉर्मेट या उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हमें पता चलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। बेसिकली दो टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजीज। आज हम यहाँ पर इस सेशन में फिजिकल टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। Physical topology is the geometric representation of all the nodes in a network। Physical topology का मतलब ये है कि जितने भी नोड्स या कंप्यूटर डिवाइसेस को आप कनेक्ट करना चाहते हो उनका एक ज्योग्राफिकल और एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वो भी नेटवर्क में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज यहाँ पर गिवन है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। वन बाय वन हम यहाँ पर कुछ टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ऑल दी स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। बस टोपोलॉजी में हम कंप्यूटर सिस्टम्स या डिवाइसेस को इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं कि जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो एक केबल से कनेक्ट होती है और उस केबल को हम यहाँ पर बैकबोन केबल का नेम देते हैं। मतलब उस केबल को हम यहाँ पर बैकबोन केबल भी बोल सकते हैं। ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। हर एक नोड और डिवाइस यहाँ पर बैकबोन केबल से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है या एक और ड्रॉप केबल यहाँ पर पुट करके कनेक्ट हो सकता है। When a node wants to send a message over the network, it puts a message over the network. All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed to it or not। अगर किसी इस बस टोपोलॉजी में अगर एक नोड से या एक डिवाइस से कोई मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं दूसरी डिवाइस पर जो उसी नेटवर्क में है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो मैसेज है उसको बैकबोन केबल में ड्रॉप कर सकते हैं। अब वो जो मैसेज है उस नेटवर्क में या इस बस टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब पर चला जाता है, चाहे वो उस डिवाइस पर हमें सेंड करना हो या नहीं करना हो। द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 802.3 ईथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स। इस टाइप की जो टोपोलॉजी है या इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नोड्स का, वो दो नेटवर्क्स में यूज में लिया जाता है। दो स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं यहाँ पर, 802.3 जिसको ईथरनेट बोला जाता है और 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। बस टोपोलॉजी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अदर टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होती है।
Backbone cable is considered as single lane through which message is broadcast to all the stations. बैकबोन केबल को यहाँ पर एक सिंगल लेन की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसके थ्रू हम मैसेज सारे स्टेशंस या सारे नोड्स पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद द कनेक्टेड एंड्स. रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बस टोपोलॉजी की तरह होता है, बट यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के अपने कुछ कनेक्टेड एंड्स होते हैं. इसका मतलब हर एक कंप्यूटर अपने दो एडजेसेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है, जैसा इस डायग्राम में विजिबल है. The node that receives the message from the previous computer will retransmit to the next node. यहाँ पर नोड अगर अपने प्रीवियस कंप्यूटर या प्रीवियस नोड से कोई मैसेज रिसीव करता है तो वो आप अपने आगे नेक्स्ट नोड को ट्रांसमिट कर सकता है. The data flows in one direction. The data flows in one direction. It is unidirectional. इसका मीनिंग ये है कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें एट अ टाइम जो डेटा का फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा. डेटा फ्लोज इन सिंगल लूप कंटिन्यूसली इज नोन एज द एंडलेस लूप. अब इसमें जो डेटा का फ्लो है वो एक सिंगल लूप में हमारे पास चलता है, जिसको हम एंडलेस लूप भी बोल सकते हैं. इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स. Each node is connected to other node and having no termination point. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है रिंग टोपोलॉजी का, इसमें कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है. हर एक नोड अपने एडजेसेंट नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है, एक उसके लेफ्ट में और एक उसके राइट में. द डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो भी डेटा रिंग टोपोलॉजी में या जो भी मैसेज हम रिंग टोपोलॉजी के थ्रू ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं उसका फ्लो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी. Star topology is an arrangement of the network in which every node is connected to a central hub, switch or the central computer system. Star topology में जो नेटवर्क आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें नोड्स का अरेंजमेंट यहाँ पर इस तरीके से होता है कि हर एक नोड या हर एक कंप्यूटर सिस्टम एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम या हब से कनेक्टेड होते हैं. द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज द सर्वर. इस सेंट्रल कंप्यूटर को बोला जाता है सर्वर. एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द सर्वर आर नोन एज द क्लाइंट्स. तो ये जो सेंटर में कंप्यूटर है इसको बोला जाता है सर्वर, और जो अदर कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड है उनको बोला जाता है क्लाइंट्स. कोएक्सियल केबल और RJ45 cables are used to connect the computers. इसमें कोएक्सियल केबल्स को एज अ ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज में ले सकते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए. हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन द स्टार टोपोलॉजी. हब्स और स्विचेस एज अ कनेक्टिविटी डिवाइसेस यूज में ली जाती है रियल, यानी जो एक्चुअल में स्टार टोपोलॉजी का जहां पर यूज होता है वहां पर. स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन द नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन. स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी होती है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में. नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी. Tree topology combines the characteristics of bus topology and the star topology. Tree topology एक्चुअल में बस और स्टार इन दोनों टोपोलॉजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को कंबाइन करते हुए बनी है.
A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in hierarchical manner. जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ट्री टोपोलॉजी में जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हायरार्किकल मैनर को देखते हुए बनाया है. The topmost node in a tree topology is known as the root node and all the other nodes are known as the descendants of the root node. जो topmost नोड है उसको बोला जाता है रूट नोड और जो अदर नोड्स होते हैं उनको बोला जाता है डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट नोड. देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट्स बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन. यहाँ पर सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए दो नोड्स के बीच में और जो टॉप मोस्ट नोड है वो होता है रूट या एंसेस्टर और जो अदर नोड है यहाँ पर वो हो जाते हैं डिसेंडेंट्स. तो बेसिकली ये एक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को फॉलो करता है. नेक्स्ट है यहाँ पर मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस. मैश टोपोलॉजी यहाँ पर नेटवर्क अरेंजमेंट यानी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे इनको शो करता है, बट यहाँ पर कुछ कनेक्शंस रिडंडेंट और रिपीटेड भी होते हैं. देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर. यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर जाने के लिए कई सारे पाथ्स अवेलेबल होते हैं. इट डज नॉट कंटेन द स्विच, hub, any central computer which act as a central point of the communication. इसमें कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम, स्विच, हब इसको यूज में नहीं लिया जाता कम्युनिकेशन के सेंटर पॉइंट के लिए. इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मैश टोपोलॉजी. इंटरनेट यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है मैश टोपोलॉजी. मतलब इंटरनेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मैश टोपोलॉजी को यूज में लिया जाता है और इसी स्ट्रक्चर से मल्टीपल नोड्स और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है. मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन. यानी मैश टोपोलॉजी को बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज में लिया जाता है वेयर कम्युनिकेशन फेलियर्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न. जहाँ पर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन फेलियर्स मेन पॉइंट होता है कि कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से फेल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लार्जर लेवल पर यूज़ में लिया जाता है. मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क्स. मैश टोपोलॉजीज को यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क्स के लिए भी हम यूज़ में ले सकते हैं मेनली. मैश टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. मतलब ये जो नीचे आपको फॉर्मूला गिवन है नंबर ऑफ केबल्स इक्वल n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. ये इसलिए यूज में लिया जाता है कि मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है. हर कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है तो इसमें जो नंबर ऑफ केबल्स या नंबर ऑफ पाथ की हमें ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर ताकि जो भी रिडंडेंसी है हम उसको अवॉइड कर सकें. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है आज हमारा वो है OSI मॉडल. OSI stands for Open System Interconnection. It is a reference model that describes how information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another computer. OSI मॉडल या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है जिसके थ्रू एक्चुअल में हमें ये पता चलता है कि एक सोर्स से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर हम डेटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं. ये तो हमें पता है कि कम्युनिकेशन में हमें 5 कंपोनेंट्स चाहिए, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम. बट इंटरनली
जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक सोर्स डिवाइस से रिसीवर डिवाइस पर, तो उसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती है, वो हमें पता चलता है OSI मॉडल के थ्रू। OSI consists of 7 layers. Each layer performs a particular network function. OSI यहाँ पर 7 लेयर्स को कंसिस्ट करता है, या OSI मॉडल के थ्रू हम 7 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हर एक लेयर के अपने कुछ वर्क्स होते हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO in 1984, and it is now considered as an architectural model for the intercomputer communications. बेसिकली OSI मॉडल को डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और 1984 में इसको यहाँ पे एक आर्किटेक्चरल मॉडल की तरह रेफर किया। आर्किटेक्चरल मतलब इसमें हमें इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से हम एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में या इंटर कंप्यूटर सिस्टम हम कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। OSI model divides the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. OSI मॉडल में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 7 लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर के अपने टास्क होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि यहाँ पर जो होल टास्क है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा को ट्रांसमिट करना, उसे 7 स्मॉलर टास्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये टास्क हर एक लेयर को दिया जाता है। तो इसीलिए हर एक लेयर के अपने कुछ टास्क, कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। Each layer is self-contained so that tasks assigned to each layer can be performed independently. हर एक लेयर अपने टास्क को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है, ऑल्दो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रीवियस कनेक्शन भी होता है, बट स्टिल हर एक लेयर के जो टास्क होते हैं वो मोस्टली इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर दिए जाते हैं। ये दो डायग्राम्स आपके पास गिवन है। लेफ्ट डायग्राम में लेयर्स के नेम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से लेवल पे होती है ये बताया है। नेक्स्ट डायग्राम में लेयर्स के नेम भी है और शॉर्ट में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी गिवन है। देखिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। टॉप बॉटम मोस्ट है फिजिकल लेयर। इसमें जो प्रोसेस होता है डेटा ट्रांसमिशन का वो यहाँ पर बॉटम टू टॉप होता है, बॉटम टू अप। फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। तो जो टॉप बॉटम 3 लेयर्स है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको फॉलो करता है, उनको अकम्प्लिश करता है। और लास्ट जो टॉप 4 लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर होस्ट लेवल पर होती है। नेक्स्ट वन बाय वन हम यहाँ पर फिजिकल लेयर, वन बाय वन जो हर एक लेयर है, 7 लेयर्स, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, उनकी फंक्शनैलिटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ द फिजिकल लेयर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस बिटवीन द डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसमें किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज में लेंगे, वायर्ड या वायरलेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, इट एनकोड्स द बिट स्ट्रीम इनटू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे बेसिकली बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेटा रेट,
ट्रांसमिशन रेट, नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकेंड। इसमें हम डेटा रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक सेकंड में कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया गया है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। इसमें जो जिस डिवाइस से यानी सेंडर से हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीवर जहाँ पे डेटा हम कम्युनिकेट करवा रहे हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर टाइमिंग का सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस टू द मीडिया। यानी जो डिवाइसेस हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ में लेकर, वो उनके बीच में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ये भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल टोपोलॉजी, हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मेक अ नेटवर्क। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम कैसे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सी टोपोलॉजी हम यूज में लेते हैं। एंड लास्ट इज ट्रांसमिशन मोड, इट डिफाइंस डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ये दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। डायरेक्शन मतलब जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा या दोनों डायरेक्शन में होगा या कैसे होगा। तो इसके तीन मोड होते हैं, डेटा ट्रांसफर मोड बोला जाता है इनको, और इसके तीन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन होगा और दूसरे साइड पर सिर्फ रिसीव होगा। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर हम टेलीविजन पे कोई भी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो टेलीविजन से क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और हमारे साइड पर हम उसको रिसीव करते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब ये होता है कि दोनों डिवाइसेस से हम डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक जगह से ही। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे जो टेलीफोन है कि दोनों एंड पर डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, बट एट अ टाइम एक साइड से ही। और फुल ड्यूप्लेक्स मतलब दोनों साइड से एट अ सेम टाइम डेटा का ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। हाफ ड्यूप्लेक्स में बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर वॉकी टॉकी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है डेटा लिंक लेयर। इसके क्या फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रेमिंग, इट डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। लास्ट लेयर पे हमारा एक वर्क था कि जो भी इंफॉर्मेशन या हमें मिलती है उसे बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कुछ मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन मैनेजेबल डेटा यूनिट्स को बोला जाता है फ्रेम्स। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग, it adds a header to the data frame to define the sender or receiver of the frame। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमने डेटा यूनिट्स बनाई है उस पे हेडिंग ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस फ्रेम का सेंडर या रिसीवर कौन है। फ्लो कंट्रोल, it imposes a flow control mechanism to avoid the overwhelming the receiver। इसमें हम कुछ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स भी यूज में ले सकते हैं जिससे कि रिसीवर साइड पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एरर कंट्रोल, इट ऐड मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट द डैमेज और लॉस्ट फ्रेम्स। इसमें कुछ मैकेनिज्म्स या एल्गोरिथम्स को हम यूज में लेकर अगर किसी डेटा फ्रेम में या डेटा यूनिट में कुछ डैमेज या लॉस्ट इंफॉर्मेशन है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर उसमें कोई एरर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और रीट्रांसमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल, इट डिफाइंस विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट एनी गिवन टाइम।
एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म से एक्चुअल में हम ये फाइंड आउट करवा सकते हैं कि किस डिवाइस के पास प्रॉपर अथॉरिटी या कंट्रोल है कि इस पर्टिकुलर गिवन टाइम पर इस लिंक के थ्रू वो डेटा एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड लेयर विच इज नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पर इसकी जो फंक्शंस और इसकी फंक्शनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो है ट्रांसपोर्ट पैकेट फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग होस्ट। अब लास्ट टाइम जो हमने मैनेजेबल डेटा यूनिट्स यानी जो फ्रेम्स बनाए थे उनको यहाँ पर एज अ पैकेट कंसीडर किया जाता है और उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, मतलब क्या रूट वो फॉलो करेंगे, क्या पाथ होगा, वो पता चलता है हमें नेटवर्क लेयर से। इसके 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो आपको यहाँ पर विजिबल होगा इस स्क्रीन पर स्लाइड में। पाथ डिटर्मिनेशन, स्विचिंग और कॉल सेटअप। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट रूट वो कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेस्ट रूट उसको बोला जाता है कि कम से कम डिस्टेंस हो जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और बेस्ट वे में आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। मूव पैकेट्स फ्रॉम राउटर्स इनपुट टू अप्रोप्रिएट राउटर आउटपुट। किस तरीके से हम स्विचिंग करवा सकते हैं या स्विचेस एज अ कनेक्टिव डिवाइसेस हम यूज़ में ले सकते हैं जिससे एक साइड से हम दूसरे साइड पर डेटा को इजीली मूव करवा सकें। कॉल सेटअप। Some network architectures require router call setup along the path before data flows. कई बार डेटा का फ्लो या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फ्लो करवाने से पहले एक कॉल आना ज़रूरी है, एक इंडिकेशन मिलना ज़रूरी है जिससे ये पता चलेगा कि हाँ अब इस समय हमें डेटा को फ्लो करवाना है और उसका पाथ क्या होगा। नेक्स्ट लेयर है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द मैसेजेस बिटवीन द नेटवर्क्ड होस्ट्स। OSI मॉडल की एक लेयर नेक्स्ट लेयर है यहाँ पर नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें जो लास्ट लेयर पर डेटा पैकेट्स को मतलब पैकेट्स का रूट हमने डिसाइड किया था तो उसी रूट पर मैसेज की डिलीवरी प्रॉपरली हो रही है या नहीं डिफरेंट होस्ट्स और क्लाइंट्स के बीच में, ये वो चेक करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द सेशन लेयर, ब्रेक्स इट इनटू द पैकेजेस एंड डिलीवर्स दीज पैकेजेस टू द नेटवर्क लेयर। मतलब बेसिकली ये पॉइंट है इसमें कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एक्चुअल डेटा को रिसीव करता है सेशन लेयर से, उसे ब्रेक करता है पैकेट्स में और फिर नेटवर्क लेयर की हेल्प से डिलीवर करता है डेस्टिनेशन पॉइंट पर और इन्हें पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर करता है। तो मेनली यहाँ पर डेटा रिसीव करने का वर्क होता है सेशन लेयर से और कैसे उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाए वो पाथ और डिलीवरी प्रोसेस डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटोकॉल्स। अब इस लेयर पर कुछ प्रोटोकॉल्स भी यूज में लिए जाते हैं जैसे TCP/IP, SPX, ATP, NetBIOS एक्सेट्रा। TCP/IP के बारे में सब फैमिलियर होंगे जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम कुछ नेटवर्किंग या कनेक्टिव डिवाइसेस भी यूज में ले सकते हैं। बेसिकली जो कनेक्टिव डिवाइसेस होती हैं वो होती है हब, स्विचेस, राउटर, गेटवेज एटसेट्रा। तो हर एक लेयर पर अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज़ में लिया जाता है जैसे इसमें बी राउटर, गेटवे, केबल टेस्टर वर्क, इन सबको यहाँ पर यूज़ में हम ले सकते हैं। सेशन लेयर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे जो लेयर है वो है सेशन लेयर। अब डिस्कस करते हैं कि इस लेयर 5 पर
क्या जॉब रोल्स या क्या फंक्शनैलिटीज होती है. इट डिफाइंस हाउ टू स्टार्ट, कंट्रोल एंड एंड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द एप्लीकेशन. इससे एक्चुअल में हमें एक टाइमिंग सेशन का पता चलता है कि किस टाइम पर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, कब बीच में पॉज लेना है और कब एंड करना है. This includes the control and management of multi bidirectional messages using the dialog control. यहाँ पर हम कंट्रोल और मल्टी बाईडायरेक्शनल मैसेजेस यानी मल्टीपल मैसेजेस और दोनों डायरेक्शन में हम कैसे सेंड कर सकते हैं इन डायलॉग कंट्रोल्स को यूज में लेते हैं. मतलब बेसिकली हम यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर मोड है वो फुल डुप्लेक्स को यूज में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों डायरेक्शन में डेटा या मैसेजेस को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. इट ऑल्सो सिंक्रोनाइजेज द डायलॉग बिटवीन टू होस्ट. ये यहाँ पर दोनों होस्ट या दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन भी एस्टेब्लिश करता है. प्रेजेंटेशन लेयर एंड मैनेज देयर डेटा एक्सचेंज. सेशन लेयर ऑफर्स प्रोविजंस फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर. सेशन लेयर पर जो मेन वर्क होता है कि कितना एफिशिएंटली हम डेटा ट्रांसफर कर सकें. एफिशिएंटली ट्रांसफर करने का मीनिंग ये है कि डेटा ट्रांसमिशन तो आपको करना ही है, पर उसका एक टाइमिंग भी होना चाहिए, एक ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि कितने टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ, कितने बीच में पॉजेस हुए और कितने टाइम पर डेटा ट्रांसमिशन एंड हुआ. नेक्स्ट लेयर है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर. इस प्रेजेंटेशन लेयर की 3 इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज होती है. वो है ट्रांसलेशन, सेकंड है एनक्रिप्शन और थर्ड है यहाँ पे कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन. फर्स्ट है ट्रांसलेशन. प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वेरियस फॉर्मेट्स इनटू रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ द रिसिपिएंट. प्रेजेंटेशन लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिस भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है वो रिसिपिएंट एंड के फॉर्मेट में ही जानी चाहिए. मतलब रिसिपिएंट को जिस फॉर्मेट में चाहिए, बाइनरी फॉर्मेट में चाहिए, हेक्साडेसिमल में चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में डेटा का कन्वर्जन चाहिए, उस फॉर्मेट में ही डेटा को कन्वर्ट करना चाहिए. तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को जनरेट किया है उसे रिसिपिएंट साइड पर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, यानी वो फॉर्मेट जो रिसीवर को समझ में आए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए. तो पहला टास्क हुआ ट्रांसलेशन. दूसरा एनक्रिप्शन. डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन बाय प्रेजेंटेशन लेयर फॉर सिक्योरिटी पर्पस. डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डन जो टास्क होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है. डेटा इंक्रिप्शन का मतलब कि आपकी जो प्लेन इंफॉर्मेशन है उसे एनकोड करना, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर सके. तो जब भी हम अपनी प्लेन इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं या किसी तरीके से उसको हाइड कर देते हैं तो उससे उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डेटा इंक्रिप्शन. और जो एनकोडेड डेटा है उसे बोला जाता है साइफर टेक्स्ट. डिक्रिप्शन का मतलब जो एनकोडेड डेटा है वो वापस से प्लेन इंफॉर्मेशन में आप कन्वर्ट करें, ताकि रिसीवर को ये समझ में आ जाए कि हाँ आपने क्या इंफॉर्मेशन उससे सेंड की. तो इस पूरी प्रोसेस को जहाँ पर हम एनकोडेड डेटा को अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डिक्रिप्शन. और ये डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टास्क ये दोनों परफॉर्म किए जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पर फॉर सिक्योरिटी पर्पस. नेक्स्ट इज डेटा कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन. Data to be transformed, compressed while sending and decompressed while receiving for reducing the time of transmission.
कंप्रेशन का मतलब ये है टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा को हम सेंड करें या रिसीव करवाएं, हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि कितने कम टाइम में हमारे ये ट्रांसमिशन परफॉर्म हो जाए, और इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए डेटा कंप्रेशन और डीकंप्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन का मीनिंग ये होता है कि किस तरीके से आप अपने जो डेटा या इंफॉर्मेशन की जो साइज है, जो ज्यादा साइज में गिवन है, उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और डीकंप्रेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से जो कंप्रेस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आया है उसको डीकंप्रेस या अनकंप्रेस करके आप वापस से ओरिजिनल साइज में उसको देख सकते हैं। मतलब जो आपने डेटा को कंप्रेस किया है या इंफॉर्मेशन कंप्रेस किया है, मतलब उसका जो साइज आपने रिड्यूस किया है, तो किस तरीके से आप वापस उसको गेट करवा सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को प्रॉपरली कंप्रेस कर देते हैं तो इससे काफ़ी हद तक ट्रांसमिशन यानी जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। The last layer is the application layer. Now the responsibility of application layer. The application layer interacts with the application programs and that is the highest level of OSI model. एप्लीकेशन लेयर का जो मेन टास्क होता है वो फाइनली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का होता है, प्रोग्रामिंग के साथ होता है, और ये OSI मॉडल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर कंटेन्स द मैनेजमेंट फंक्शंस टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर जो मेन टास्क होते हैं वो ये होते हैं कि जितने भी अदर लेयर्स हैं उनके फंक्शंस को मैनेज करना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशंस मतलब जब अब इंफॉर्मेशन का जनरेशन हो गया है और उसका ट्रांसमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो एक एप्लीकेशन को भी डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस में या डिस्ट्रीब्यूटिव एनवायरनमेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक है और वो सब एप्लीकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। Examples of application layer are applications such as file transfer, electronic mail, remote login, etc. ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के, जैसे फाइल ट्रांसफर। तो फाइल आप मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल सिस्टम्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ईमेल आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी सेम मैसेज आप मल्टीपल मेल आईडीज पर मल्टीपल सिस्टम पर सेंड कर सकते हैं। रिमोट लॉगिन, ऑनलाइन अगर आपको कोई लॉगिन करना है तो आप मल्टीपल सिस्टम्स पर मल्टीपल एप्लीकेशंस पर एट अ सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया OSI मॉडल, जो कि इम्पॉर्टेंट है बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सोर्स डिवाइस से रिसीवर डिवाइस पर सेंड की जाती है इंटरनली। So this is the last point. I hope all these points will be clear to you all. So for sure success in this exam, follow this online test series, and thank you so much everybody.